हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिज़िकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर का पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। एमएससी थर्ड सेम का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे हम सॉल्व कर रहे थे। थर्ड पार्ट में हम यूनिट थर्ड को डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 अभी तक वॉच नहीं किए हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उन्हें चेक कर सकते हैं। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूनिट थर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया था उसमें क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन था H2, सेकेंड ऑप्शन था N2, थर्ड था O2 एंड फोर्थ ऑप्शन था HCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा HCl। ये होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है। यूनिट थर्ड से ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस आते हैं, इनमें से कोई भी एक आपको करना होता है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, एंट्रोपी के महत्व को लिखिए। तो एंट्रोपी एक महत्वपूर्ण ऊष्मागतिकीय गुण है। यह एक भौतिक राशि है जिसका प्रतीक S है। तो एंट्रोपी क्या है? हमारी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं इसे। यह एक भौतिक राशि है और इसे किससे शो किया जाता है? S से शो किया जाता है। किसी सिस्टम की एंट्रोपी उस सिस्टम में अव्यवस्था की मापक होती है। मीन्स कोई भी हमारे पास जैसे सिस्टम है, तंत्र है, उसकी जो एंट्रोपी होगी उसे किसे कहेंगे कि एंट्रोपी क्या होती है? तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी? किसी सिस्टम में जितनी भी अव्यवस्था है उसकी मापक हो जाएगी हमारी एंट्रोपी। यदि एंट्रोपी में परिवर्तन डेल S है तो फर्स्ट, यदि डेल S इज इक्वल प्लस VE तो अव्यवस्था में वृद्धि होती है। मीन्स अगर डेल S का मान पॉजिटिव हो तो अव्यवस्था क्या होगी? हमारी बढ़ेगी। और सेकेंड है, यदि डेल S इज इक्वल नेगेटिव तो अव्यवस्था में कमी होती है। मीन्स डेल S की वैल्यू अगर क्या होती है? कम होती है, तो अव्यवस्था भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी मीन्स एंट्रोपी का महत्व। फर्स्ट हो जाएगा, एंट्रोपी सिस्टम की अव्यवस्था की मापक है। कोई भी तंत्र जितना अव्यवस्थित होगा उसकी एंट्रोपी का मान उतना ही अधिक होगा। किसी पदार्थ की क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में एंट्रोपी का मान न्यूनतम तथा गैसीय अवस्था में एंट्रोपी का मान अधिकतम होता है। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी बर्तन में कोई पानी रखा है तो पानी से भरा हुआ बर्तन क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पर सिस्टम हो जाएगा, है ना। तब वहाँ पे अव्यवस्था का मान पूछा जाएगा तो द्रव अवस्था का हमें बताना होगा कि व्यवस्थित कितना है और कितना नहीं है। तो वहीं पर हम एंट्रोपी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे कह रहे हैं कि किसी पदार्थ की क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा? न्यूनतम हो जाएगा और गैसीय अवस्था में एंट्रोपी का मान अधिकतम होता है। क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में मॉलिक्यूल व्यवस्थित रहते हैं तथा गैसीय अवस्था में अव्यवस्थित ढंग से विचरण करते हैं, जबकि द्रव अवस्था के लिए एंट्रोपी का मान क्रिस्टलीय ठोस तथा गैसीय अवस्था के मान के मध्य होता है। इसका हम ओवरऑल एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? वाटर सिस्टम। जैसे हमारे पास कोई जलीय तंत्र है, अब जल की कितनी अवस्थाएं हो सकती है? तो हमें पता है जल कौन कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव। ठोस रूप में बात करें तो बर्फ, और वाष्प किस रूप में हो जाएगी? हमारे गैसीय रूप में हो जाएगी, है ना। तो तीनों अवस्थाओं में हमारा जल पाया जा रहा है। तो जो जल है, जल में हमने मान लिया हमारा कोई गैसीय तंत्र है जल का, तो उसमें क्या हो जाएगा? एंट्रोपी का मान सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इसके अणु होते बहुत दूर दूर होते हैं ना।
तो क्या करते हैं ये, इनके पास बहुत सारी अव्यवस्था होती है। उसके कंपेयर में द्रव की बात करें तो इसमें थोड़ी कम होती है ना, थोड़े पास पास होते हैं। और जबकि हम ठोस की बात करें तो इनमें बहुत पास पास। मीन्स जो हमारा जल तंत्र है उसकी गैसीय अवस्था में एंट्रोपी सबसे अधिक हो जाएगी, उससे कम हो जाएगी द्रव में, देन सबसे कम हो जाएगी बर्फ़ में। डेल एस की वैल्यू वेपर के लिए, सेकंड हो जाएगी लिक्विड के लिए, थर्ड हो जाएगी आइस के लिए। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा एंट्रोपी का? एंट्रोपी प्रायिकता की मापक है। स्वतः प्रक्रम में तंत्र की अवस्था बढ़ती है, अतः प्रक्रम में तंत्र कम प्रायिकता से अधिक प्रायिकता अवस्था में जाता है। उदाहरण, जब दो गैसों को आपस में मिलाया जाता है तब गैसों का विशरण होता है। गैसों को आपस में मिलाने पर गैसों का विशरण नहीं होना कम प्रायिकता है, जबकि गैसों का विशरण होना अधिक प्रायिकता है। मतलब जब हम दो गैसों को आपस में मिला रहे हैं तो क्या संभावना अधिक हो रही है कि दोनों गैसें आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी, और कम प्रायिकता क्या होगी कि दोनों गैसें आपस में ना मिले। थर्ड सिग्निफिकेंस हमारा हो जाएगा प्रावस्था में परिवर्तन में एंट्रोपी परिवर्तन। मीन्स प्रावस्था के परिवर्तन से क्या, एंट्रोपी परिवर्तन। किसी पदार्थ का एक प्रावस्था से दूसरी प्रावस्था में परिवर्तन प्रावस्था संक्रमण कहलाता है। यह परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होते हैं। मीन्स कोई एक हमारे पास अगर पदार्थ हो तो उसकी कोई एक प्रावस्था है हमारे पास, है ना, ठोस द्रव गैस जो भी है, उसका दूसरी प्रावस्था में चेंज हो जाना क्या हो जाएगा, प्रावस्था संक्रमण कहलाएगा। यह परिवर्तन क्या होते हैं, एक निश्चित ताप पर होते हैं। जैसे गलनांक पर ठोस का द्रव में परिवर्तन एंड सेकेंड क्वथनांक पर द्रव का वाष्प में परिवर्तन। तो दो कंडीशंस क्या क्या देखी हमने यहाँ पर। पहला, गलनांक पर बोलते हैं ना कि एक गलन पॉइंट होता है जिस पे ठोस क्या हो जाते हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही यहाँ पर बात हो रही है, गलनांक पर ठोस का किस में परिवर्तन होना, द्रव में। और दूसरा, क्वथनांक पर द्रव का वाष्प रूप में परिवर्तित हो जाना। इन परिवर्तन में एंट्रोपी चेंज की गणना निम्न समीकरण द्वारा ज्ञात की जाती है। तो यह है हमारा समीकरण डेल एस इज इक्वल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अब एंट्रोपी के फोर्थ सिग्निफिकेंस को देखें तो एंट्रोपी अनअवेलेबल एनर्जी की मापक है। मीन्स जो एनर्जी अनअवेलेबल है उसकी मापक कौन है, एंट्रोपी। आंतरिक ऊर्जा का वह भाग जो कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता उसे अप्राप्त ऊर्जा कहते हैं। जो हमारी आंतरिक ऊर्जा होती है U, उसका वह भाग जिसे हम कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं, अप्राप्त ऊर्जा। तथा आंतरिक ऊर्जा का वह भाग जिसे कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है उसे कहते हैं कार्य फलन। तब इसके लिए समीकरण ऐसा हो जाएगा, A इज इक्वल यू माइनस टी एस, और डेल एस को लिख सकते हैं हम Q अपॉन टी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q हमारा क्या है, अनअवेलेबल एनर्जी है, तब अवेलेबल एनर्जी हो जाएगी हमारी डेल एस इंटू टी। यूनिट थर्ड से लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो थे प्राथमिक तथा द्वितीयक यांत्रिक आइसोटॉप्स प्रभाव का वर्णन कीजिए। यहाँ पर हमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट को बताना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट होता क्या है। इसे शॉर्ट में KIE कहा जाता है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स में से एक एटम को इसके आइसोटॉप द्वारा रिप्लेस किया जाता है, तब रिएक्टेंट रेट में चेंज होता है। यह काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट कहलाता है। मीन्स हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें जितने भी पदार्थ रिएक्टेंट होंगे, जो क्रियाकारक होंगे, है ना, जो आपस में क्रिया करेंगे, उनका एक एटम को उन्हीं के आइसोटॉप मीन्स समस्थानिक द्वारा रिप्लेस करने पर रिएक्शन रेट में चेंज होता है। तब ये क्या कहलाता है, काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट कहलाता है। अब ये आइसोटॉप क्या होता है,
आइसोटॉप मॉलिक्यूल वे होते हैं जो संरचना में भिन्न होते हैं, लेकिन एक ही तत्व के दो परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। आगे हम देखते हैं काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट को क्या लिखा जा सकता है। KL/KH मीन्स KL हो गया लाइट आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट और KH हो गया हैवी आइसोटॉपिक सब्स्टिट्यूएंट रिएक्टेंट का रेट कांस्टेंट। काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है प्राइमरी काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट, दूसरा होता है सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट्स। तो जो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट होता है पहले से डिस्कस करते हैं। तो ये जो प्राइमरी काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट होता है यह तब पाया जाता है जब समस्थानिक रूप से लेबल किए गए एटम का एक बॉन्ड बन रहा हो अथवा टूट रहा हो। प्राइमरी काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट एक रिएक्शन के दर निर्धारक पद में बॉन्डिंग पर आइसोटॉप ट्रांजिशन के कारण रेट में चेंज होता है। मीन्स सबसे पहली बात कि कब पाया जाएगा, जब समस्थानिक रूप से लेबल किए गए एटम का एक बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है अथवा टूट रहा है, और एक रिएक्शन के दर निर्धारक पद में बॉन्डिंग पर आइसोटॉप ट्रांजिशन के कारण रेट में परिवर्तन होता है। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं एसीटोन के ब्रोमिनेशन के लिए काइनेटिक ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि इस रिएक्शन की रेट ब्रोमीन की कंसंट्रेशन से फ्री है। इस रिएक्शन की रेट दर निर्धारक पद और सिस्टम को निर्धारित करने के लिए H2 के लिए एक ड्यूटेरियम का ट्रांसफ़र किया जाता है। जब CH बॉन्ड टूटता है तब आइसोटॉप इफेक्ट शो होता है। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट यह तब देखा जाता है जब रिएक्शन में समस्थानिक रूप से लेबल किए गए एटम का कोई बॉन्ड टूटता या बनता नहीं है। मीन्स इसमें क्या होगा, बॉन्ड बनेगा टूटेगा अगर, तो जो समस्थानिक रूप से लेबल किए गए एटम है ना, उनमें से किसी का बॉन्ड नहीं होगा। सेकेंडरी काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट प्राइमरी काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट से बहुत छोटे होते हैं। इनमें एक रिएक्शन के दर निर्धारक पद में बॉन्ड ब्रेकिंग साइट के अलावा अन्य साइट पर आइसोटॉपिक प्रतिस्थापन होता है। तो क्या कहा गया है इसमें, इसे एग्जांपल से समझे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे CH से CH3 जुड़े हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ पर इसकी जल से क्रिया कराई, तब क्या हो जाएगा, जल में क्या होते हैं, एक पॉजिटिव होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है OH होता है नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव से आके जुड़ेगा, तब यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH और OH आके जुड़ा तो OH, है ना। यह ट्रांजिशन स्टेट में अति संयुग्मन के कारण माना जाता है। काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट जो एक या एक से अधिक होते हैं उन्हें नॉर्मल काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट कहा जाता है, जबकि काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट जो एक से कम है उन्हें इन्वर्स काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट कहा जाता है। अब बात करें काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट के यूज़ की, तो सबसे पहला यूज़ है इसका रेट डिटरमाइन करने में। दूसरा हो जाएगा काइनेटिक आइसोटॉप इफेक्ट द्वारा यह बताया जा सकता है कि कोई रिएक्शन SN1 से अथवा SN2 मैकेनिज्म से हो रही है। यूनिट 3 से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में आपको टिप्पणी लिखना था। फर्स्ट था टनलिंग इफेक्ट, सेकंड था सॉल्वेंट इफेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट क्या होता है। सॉल्वेंट का एक SN रिएक्शन की रेट तथा इसके बाद के सिस्टम पर एक प्रमुख इफेक्ट पड़ता है। SN1 रिएक्शन की रेट पर सॉल्वेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट की पोलैरिटी जितनी अधिक होती है रिएक्शन उतनी ही फास्ट होती है, क्योंकि ऐसे मैटर्स में ट्रांजिशन स्टेट प्राइमरी मटेरियल की तुलना में अधिक पोलर होती है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि सॉल्वेंट क्या करते हैं, किसी भी SN रिएक्शन की रेट को तथा इसके बाद के जो पूरे सिस्टम है उस पर एक प्रमुख इफेक्ट डालते हैं। SN1 रिएक्शन की रेट जो होती है वो सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। कैसे, सबस्ट्रेट की पोलैरिटी मतलब ध्रुवीयता जितनी ज़्यादा होती है रिएक्शन उतनी ही तेज़ी से होगी, और ऐसे मैटर्स जिनमें ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, अधिक पोलर होगी, है ना, प्राइमरी मटेरियल की तुलना में, तो वहाँ पर
हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर कहा गया है आगे, डिजॉल्व स्पीसीज व विलायक के मॉलिक्यूल के अंतर संबंध को सॉल्वेशन के रूप में जाना जाता है। सॉल्वेशन विलायकन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल इंट्रैक्शन तथा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के माध्यम से आंशिक या पूर्ण आवेशों के द्वारा स्टेबलाइज्ड होता है। जो भी हमारे पास सॉल्वेंट लिया है हमने, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो कैसे वो अपने पूरे आयनों में विभक्त होगा उसे हम ऐसे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे RX हमने लिया है, फिर ट्रांजिशन स्टेट, उसमें आप देख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में ये पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव में यहाँ पर आकर बढ़ गया, फिर आगे चल के हमें पूरा R पॉजिटिव एंड X नेगेटिव प्राप्त हो जाता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो ट्राई मिथाइल ब्रोमोमीथेन के सॉल्वोलाइसिस की दर अत्यधिक ध्रुवीय 50% जलीय इथेनॉल में अकेले इथेनॉल की तुलना में 3 × 10⁴ गुना तेजी से होती है। SN2 मैकेनिज्म में सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज होने पर रिएक्शन की रेट स्लाइटली डिक्रीज होती है। मीन्स जो SN2 मैकेनिज्म होती है, अगर उसमें सॉल्वेंट की ध्रुवीयता कम हुई तब क्या हो जाएगा, वहाँ पर रिएक्शन की दर भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। जब पोलर हाइड्रोक्सिलिक लिक्विड को पोलर नॉन हाइड्रोक्सिलिक लिक्विड से चेंज किया जाता है, SN2 रिएक्शंस की रेट में चेंज का बहुत क्लियर इफेक्ट देखा जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब पोलर हाइड्रोलिक लिक्विड होता है, अगर उसे हम पोलर नॉन हाइड्रोलिक से चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शंस की रेट जो है ना, उसमें जो चेंज है वो हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। फिर आगे हम बात करें प्रोटिक सॉल्वेंट में हैलाइड आयन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी I नेगेटिव में, उससे कम हो जाएगी Br नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव है ना, फिर क्लोरीन नेगेटिव, फिर फ्लोरीन नेगेटिव। तो फ्लोराइड का साइज छोटा होने से यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा अत्यधिक सॉल्वेटेड रहता है, लिस्ट रिएक्टिव कम क्रियाशील होता है। ए प्रोटिक आयन में रिएक्टिविटी हैलाइड आयन की एक पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट आयोनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करता है। यह धनायन के चारों ओर अपने डाइपोल के नेगेटिव सिरे को उन्मुख कर केटायन को डिसॉल्व करते हैं। इसका एग्जांपल हम देखें तो DMSO में 2 मिथाइल ग्रुप इसके पॉजिटिव पोल को सील्ड कर देते हैं, जो कि एनायन के सॉल्वेशन को रोक देता है। DMSO द्वारा धनायन Na पॉजिटिव का सॉल्वेशन कर दिया जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर DMSO में 2 मिथाइल ग्रुप आपको इस पर दिखाई दे रहे होंगे, है ना। तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव जो पोल है हमारा, इसको सील्ड कर देते हैं, है ना, और एनायन के सॉल्वेशन को रोक देते हैं। अधिकांश रिएक्शन में सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज होने पर SN1 रिएक्शन की रेट में वृद्धि तथा SN2 रिएक्शन की रेट में कमी होती है। अगर हम बात करें मोस्टली रिएक्शंस की, तो सॉल्वेंट की अगर पोलैरिटी कम होती है तो SN1 की रिएक्शन की वृद्धि हो जाएगी रेट में, जबकि SN2 रिएक्शन की रेट में कमी हो जाएगी। इस प्रकार यह संभव है कि एक ही रिएक्शन एक सॉल्वेंट में SN1 मैकेनिज्म तथा अन्य सॉल्वेंट में SN2 मैकेनिज्म से प्रोसेड हो, अर्थात सॉल्वेंट की पोलैरिटी न केवल SN रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करती है, बल्कि रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी चेंज कर देते हैं। मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें सॉल्वेंट की, तो क्या कह रहे हैं, जो सॉल्वेंट होता है ना, अगर उसकी पोलैरिटी इंक्रीज होती है तो जैसा कि हमें पता है SN1 रिएक्शन की रेट में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और SN2 की रिएक्शन की रेट में कमी हो जाएगी। तो एक ही रिएक्शन सॉल्वेंट में SN1 मैकेनिज्म और अन्य सॉल्वेंट में SN2 मैकेनिज्म से प्रोसेस होती है। सॉल्वेंट की पोलैरिटी कहाँ कहाँ पर न केवल SN रिएक्शन की रेट को बल्कि रिएक्शन की मैकेनिज्म को भी परिवर्तित कर सकती है। यहाँ पे आगे तक हमने पढ़ा था कि रिएक्शन की रेट चेंज हो रही है, पर हम आगे क्या पता कर रहे हैं कि रिएक्शन की मैकेनिज्म भी इसकी पोलैरिटी पर डिपेंड कर रही है। यदि स्टार्टिंग मटेरियल के सापेक्ष ट्रांजिशन स्टेट में आवेश में वृद्धि है तो पोलैरिटी में वृद्धि के साथ साथ SN रिएक्शन की रेट में भी वृद्धि होती है। जो हमारे ट्रांजिशन स्टेट में अगर चार्जेस में क्या होती है, वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगी, पोलैरिटी में वृद्धि होने से SN रिएक्शन की रेट में वृद्धि हो जाएगी। और यदि स्टार्टिंग मटेरियल के सापेक्ष ट्रांजिशन स्टेट में आवेश में कमी होती है तो क्या हो जाएगी, तब SN रिएक्शन की रेट में भी कमी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो यहाँ पर
Me3n प्लस CH3I, इसे हम ले तब हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पर Me3n पॉजिटिव चार्ज एंड यहाँ पर C ट्रिपल हाइड्रोजन एंड I नेगेटिव। इस एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसमें SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट में आवेश में वृद्धि होती है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट इसकी दर में वृद्धि कर देते हैं। तो मतलब इस रिएक्शन में जो SN2 रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट में जो चार्जेस है उसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए पोलर सॉल्वेंट इनकी रेट में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। वही हम इस दूसरी रिएक्शन की बात करें तो इस SN1 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट में चार्जेस में कमी होती है, इसलिए इसके पोलर सॉल्वेंट जो है वो इसकी रेट में कमी कर देते हैं। सामान्यतः एक्सटर्नल सॉल्ट के एडिशन से समान परिस्थिति में सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करने पर SN1 रिएक्शन तथा SN2 रिएक्शन की रेट प्रभावित होती है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में जो हमें टनलिंग इफेक्ट पर शॉर्ट नोट लिखना था उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रभाव को 1927 में हुंड द्वारा खोजा तथा समझाया गया। टनल इफेक्ट क्वांटम मैकेनिज्म की घटना है जिससे कण अपनी कुल ऊर्जा से अधिक संभावित ऊर्जा के साथ कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है तथा उससे पार कर सकता है। मीन्स टनल इफेक्ट में होता क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कोई पार्टिकल है तो उसमें जितनी एनर्जी होगी उससे अधिक संभावित ऊर्जा के साथ वो, जैसे कोई हमारे पास रुकावट है तो इस रुकावट को उस पार्टिकल को पार करनी है, तो अगर उसके पास पर्याप्त एनर्जी ना हो तब भी वो उसे कैसे पार कर सकता है, वही हम इस इफेक्ट में आज देखेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल मूव कर रहा हो तब यदि इसके सामने एक बैरियर आ जाए तथा पार्टिकल की एनर्जी कम है तब वह उस बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। वहीं पर क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि इसके अकॉर्डिंग एक पार्टिकल मूव कर रहा हो तब इसके सामने एक बैरियर आ जाए और एनर्जी पार्टिकल की क्या हो, कम हो, तब उस पार्टिकल में कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि वो बैरियर को पार कर सके। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और ये हमारे पास कोई बैरियर है ना, जिसकी हाइट h है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये इसे पार नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें पर्याप्त एनर्जी नहीं है जिससे ये पार कर सके, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि ये इसे पार कर सके, इसकी कुछ ना कुछ संभावना होती है। उदाहरण के लिए एक पार्टिकल है जिसका मास m है तथा इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है तथा वह काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है तथा वह पार्टिकल एक h हाइट वाले बैरियर के पास आता है तथा पार्टिकल की एनर्जी कम है। तब दो कंडीशंस बनेगी। क्या? फर्स्ट बनेगी कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग पार्टिकल बैरियर को पार न करके वापस हो सकता है तथा बैरियर को पार करने की प्रायिकता 0 है। वही क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि पार्टिकल बैरियर को पार करने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती, वह बैरियर को पार कर लेगा। कारण यह है कि पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है जो बैरियर को पार करने में भूमिका अपनी निभाती है। तो पार्टिकल की यह एबिलिटी अर्थात दिस एबिलिटी ऑफ द पार्टिकल टू पेनिट्रेट बैरियर इज नाउन एज क्वांटम टनलिंग। और यहाँ पर इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि ये कोई हमारा पार्टिकल है ना, और क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसके सामने ये बैरियर आया तब इसकी जो एनर्जी है वो कम है, इस बैरियर को पार नहीं कर पाएगा, तो इसकी बैरियर को पार करने की जो संभावना हो जाएगी वो कम हो जाएगी। वहीं पर हमें देखने को मिलता है कि हमारा जो पार्टिकल है उसके साथ एक वेव एसोसिएट है ना, तो इससे क्या होगा, भले ही हमारे जो पार्टिकल है इसकी एनर्जी कम हो तब भी ये इस बैरियर को पार कर पाएगा, मतलब इसे पार करने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती।